नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संचयन का पाठ सपनों के से दिन का मैं फुल एक्सप्लेनेशन बनाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं सपनों के से दिन का मौखिक रूप से फुल एक्सप्लेनेशन बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं सपनों के से दिन का फुल एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगी। इनके राइटर गुरदयाल सिंह जी हैं। गुरदयाल सिंह जी अपने बचपन की यादों को बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में व्यक्त किए हैं कि बचपन में वे किस तरह बच्चे लोगों के साथ खेला करते थे, किस तरह स्कूल जाते थे और जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो वे ननिहाल जाते थे और ननिहाल में किस तरह पानी में तैर कर खेलते थे और वहाँ किस तरह बच्चे के साथ वे मौज मस्ती करते थे। इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है। लेखक बताते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि लेखक के साथ खेलने वाले जो भी बच्चे होते थे सबका एक जैसा ही हाल होता था, यानी सबके नंगे पाँव होते थे, चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, फटी मैली कच्छी होती थी मतलब पैंट होती थी, हाफ पैंट, और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल रहते थे। यानी ये लोग अपने बनाव श्रृंगार पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, बच्चे थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई के तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। लेखक बता रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे, लकड़ी के ढेर पर जहां पर बहुत सारा लकड़ी रहता है वहां पर जाकर खेलते थे और खेलते समय, भागते समय क्या होता था, कभी कभी ये लोग गिर जाते थे तो कई जगह इनको चोटें आ जाती थी और जो फटे पुराने कुर्ते पहने होते थे और ज्यादा तार तार हो जाते थे, मतलब और भी ज्यादा फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वे धूल भरे मतलब पूरे पैर में, शरीर में उनके धूल मिट्टी लगे रहते थे और कई जगह से उनके पैर छिले हुए होते थे और पिंडलियां किसको बोलते हैं, घुटनों के बीच का जो बीच वाला हिस्सा होता है, घुटने और जांग के बीच वाले हिस्से को पिंडलियां बोला जाता है। तो पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत, उस पर क्या होता था खेलते समय, जब इन लोगों के शरीर से खून निकलने लगता था चोट लगने के बाद, तो वहां पर बालू, रेत बोलते हैं बालू को, तो बालू उसमें सट जाता था और पूरे बदन में मिट्टी लथपथ हो जाता था। और जब वे घर जाते थे तो उनकी माँ बहनें उन पर तरस खाने मतलब दया खाने की जगह और अधिक पिटाई करती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कईयों के बाप मतलब पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। लेखक कह रहे हैं कि जब उनके पिताजी उनको पीटने लगते थे, मारने लगते थे, तो नाक और मुंह से कहाँ से खून बह जाएगा और कहाँ चोट लग जाएगी यह भी वे चिंता नहीं रखते थे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने के लिए चले जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। लेखक कह रहे हैं कि इतना मारपीट होने के बावजूद भी दूसरे दिन ये लोग खेलने चले आते थे। तो क्यों खेलने चले आते थे, यह बात लेखक को तब समझ में आया जब वे एक ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण शिविर में गए और वहां बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के मन का जो एक विज्ञान होता है जिसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, बच्चे के मन के बारे में एक पढ़ाई होती है कि बच्चे किस तरह खेला करते हैं, मारने के बावजूद भी बच्चे क्यों खेलते हैं, बच्चे को किस तरह रखा जाना चाहिए, यह सब एक विज्ञान जैसा होता है विषय। तो बाल मनोविज्ञान का विषय जब लेखक पढ़े तब उनको यह बात समझ में आई कि इतना मारपीट होने के बावजूद भी बच्चे फिर क्यों खेलने चले जाते हैं। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी
वे खेलने क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ लेखक उसी बात को कह रहे हैं, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। लेखक बता रहे हैं कि लेखक के साथ जो खेलने वाले अधिकतर साथी होते थे, तो लेखक के जैसे ही परिवार, मतलब दूसरे गांव से लेखक आके बसे थे। इसी तरह के और भी बच्चे थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। जिस तरह लेखक के परिवार गांव से आकर यहाँ बसे थे, उसी तरह बहुत सारे परिवार के बच्चे ऐसे थे जो दूसरे गांव से आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजरी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि 2-3 घर साथ ही उजरी सी गली में रहने वाले लोगों के थे और हमारी सभी की आदतें, जितने भी लेखक के साथ बच्चे थे, उनकी आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी स्वभाव एक दूसरे से मिलता जुलता था। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचुनिये आहारतीय भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल जाते ही नहीं थे और उन लोगों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, मतलब कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण वे लोग क्या करते थे, बस्ता उसको बोला जाता है जिस बैग में किताब भरा होता था, उस बस्ता को वे लोग क्या करते थे, बच्चे तालाब में फेंक देते थे ताकि मैं स्कूल नहीं जाऊं। और फिर वे लोग स्कूल गए ही नहीं और उनके माँ बाप भी जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उस समय एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। शिक्षा का इतना अधिक महत्व लोग नहीं जानते थे कि पढ़ाने के बाद जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो क्या था, उस समय में खेती का युग था, लोग कृषक थे, किसान लोग थे, तो अपने खेत में ही बच्चे को या ले जाते थे या दुकान में काम पे लगा देते थे। यहाँ तक कि परचुनिये आहारतीय भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। और क्या होता है, परचुनिये उसको बोलते हैं जो राशन की दुकान वाले, और आढ़तीय जो किसी की फसल को खरीदते और बेचते हैं उसको आढ़तीय बोला जाता है। मतलब किसी किसान की फसल को खरीद लेते हैं और उसको बेचते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आढ़तीय। तो आढ़तीय और परचुनिये यानी राशन की दुकान वाले और जो किसान की फसल को खरीदते बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात भी होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार में लगवाना है। और कभी कभी कोई अध्यापक जब मिल जाते थे, टीचर जब मिलते थे, तो उनसे उनके पिताजी से पूछते थे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो वे बोलते थे कि मास्टर जी हमने क्या तहसीलदार लगवाना है, यानी हमको तहसीलदार थोड़े ही बनवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखने लगेंगे और पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देंगे। तो उनके पिताजी क्या बोलते थे कि हमें तहसीलदार नहीं बनाना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, वहां पर एक पंडित घनश्याम दास थे जिनसे वे लंडे किसको बोला जाता है, जो हिसाब किताब करने का तरीका सिखाता है। तो घनश्याम दास जी हिसाब किताब किस तरह से जो है दुकान में कौन कितना बेचा, खरीदा, कितना पैसा हुआ, इसका कुछ बच्चे लोग हिसाब किताब करना जानते थे, मतलब कुछ मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जान लेते थे। और बहिया जो होता है, खाता जो कुछ लिखता है, दुकान का हिसाब किताब का ब्यौरा उसमें रहता है, तो यह काम घनश्याम दास जी सिखा देते थे। तो उनके पिताजी भी बोलते थे बस हमें इतना ही काम करवाना है, पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देंगे। यानी मुनीमी मतलब दुकानदारी का सभी काम सिखा देगा। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। अलिफ बे जीम च किसको बोला जाता है, उर्दू की वर्णमाला होती है। जैसे हम लोग अ आ क ख ग घ पढ़ते हैं, उसी तरह अलिफ बे जीम च यह उर्दू की वर्णमाला है। तो बोलते हैं कि वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया, यानी उर्दू की वर्णमाला भी स्कूल जाने पे बच्चे नहीं सीख पाए हैं। आगे बता रहे हैं लेखक
कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। लेखक बताते हैं कि आधे से अधिक साथी जो थे, उनके फ्रेंड दोस्त जो थे, वे कहाँ से आए थे? राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। लेखक जब बहुत छोटे थे तो राजस्थान और हरियाणा की जो भाषा बच्चे लोग बोलते थे उसको कम समझ पाते थे, यानी थोड़ा ही समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। लेखक बता रहे हैं कि उनकी बातें हमें कम समझ में आती थी, लेकिन जब हम लोग एक साथ खेलते थे तो उन लोगों की सारी बातें हमें समझ में आ जाती थी। पता नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एह खडेन दिन 4 कैसे बीत गए। यानी लेखक बता रहे हैं कि लोकोक्ति किसको कहा जाता है? लोगों के द्वारा बोली गई बात को लोकोक्ति कहा जाता है। तो लोकोक्ति में एह खेडन दे दिन 4, मतलब खेलने के दिन 4, मतलब खेलने के 4 दिन जो होते हैं, बचपन के ही थोड़े दिन ऐसा दिन होता है जिसमें बच्चे खेलते धूपते हैं। उसके बाद उनके ऊपर पढ़ाई की जवाबदेही आ जाती है, फिर बड़े होने के बाद जॉब करने की समस्या आ जाती है। तो लेखक बताते हैं कि यह खेलने के जो दिन 4 थे वह कैसे बीत गया, लेखक को कुछ पता भी नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। लेखक कहते हैं कि इनमें से सारे बच्चे लेखक के साथ जो भी थे वे पढ़ने को क्या समझते थे? स्कूल जाना कैद खाने के जैसे समझते थे, मतलब जेल जैसा अनुभव करते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगा, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पढ़ाई छोड़कर अपने माँ पिता के साथ काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। लेखक कह रहे हैं कि बचपन में क्या होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, तो उस समय घास अधिक हरी लगती है और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। मतलब उस टाइम में क्या होता है, बचपन में कोई भी उसके ऊपर किसी भी तरह की परिवार की जिम्मेवारी नहीं होती है, तो घास अधिक हरी लगती है, मतलब सब जगह हरियाली ही दिखाई देती है और फूलों की सुगंध बहुत ही मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे लेखक, परंतु आज तक उनको याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, यानी बचपन में उनकी भावनाओं के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग के कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर क्या थे? गलियार। गलियार किसको बोला जाता? अलियार किसको बोला जाता है? जो गली की तरह लंबा सीधा रास्ता होता है। तो लेखक जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने के अंदर के रास्ते में गली के तरह लंबा सीधा रास्ता होता था, जो बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे। उनको क्या बोलते थे? डंडिया बोला जाता था, वहां के लोग उनको डंडिया बोलते थे। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक, नीम का पत्ता का जो महक जिस तरह होता है, उसी तरह अलियार के जो छटे छटे झाड़ थे उसका महक भी नीम के पत्ते के जैसा लगता था। तो लेखक कह रहे हैं कि आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ, यानी बचपन में जो जिस तरह उनको उसकी खुशबू उनको लगता था, अभी भी लेखक आंख मूंद कर उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। तो लेखक क्या करते थे? चंदू चपरासी वहां रहता था जो कि गार्डन का देखभाल करता था, फिर भी वे क्या करते थे? उनमें से छुप करके कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, और उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती थी, लेखक को आज भी इसका खुशबू महसूस हो पाता है। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते।
शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि क्या करते थे, वे फूल को चंदू चपरासी से आंख बचाकर तोड़ लेते थे, और कभी कभी जब उनकी माँ कपड़ा धोती थी तो उस समय निकालकर बाहर फेंक देती थी। या लेखक कभी कभी क्या करते थे, जैसे बकरी के मेमनों बोलते हैं, बकरी के छोटे से बच्चे जिस तरह फूल पत्ती खा लिया करते थे, उस तरह बच्चे भी उस फूल को खा लिया करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयानी होने का एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी किताबों कापियों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। लेखक बता रहे हैं कि अगली श्रेणी में यानी अगली कक्षा में जाने के लिए तो उनको एक तरफ खुशी होती थी और सयाने होने के एहसास से उत्साहित होते थे कि अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, परंतु दूसरी ओर क्या होता था, लेखक को नई और पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास मतलब स्मेल आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें बड़े होने का एहसास होता था कि हम अब बड़े हो रहे हैं और बड़ी कक्षा में भी जा रहे हैं, लेकिन उस समय का बात लेखक बता रहे हैं कि उस समय क्या होता था, स्कूल में बच्चे को काफी मार पिटाई होती थी। तो लेखक को वहाँ जो वहाँ के कुछ टीचर थे उनके डर से वे कांपने लगते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि किताब और कॉपियों से कोई ऐसा स्मेल आ रहा है, मतलब उनके मन और मस्तिष्क में डर समा गया था। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीना छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब लेखक बता रहे हैं कि क्या होता, जब अगली श्रेणी में लेखक पहुंचते थे तो क्या होता था, शुरू के 1-1.5 महीना तक ही पढ़ाई होती थी और फिर 1.5-2 महीना गर्मी की छुट्टियां हो जाया करती थी। जब अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करते, हर साल माँ के साथ ननिहाल चले जाते। अब लेखक उन दिनों की बात को याद करते हैं जब गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता था, शुरू के 1-1.5 महीना पढ़ाई होती थी और फिर 1.5-2 महीना की छुट्टियां हो जाती थी। तो लेखक अपने माँ के साथ ननिहाल किसको कहा जाता है, जहाँ नानी का घर होता है, यानी उनकी माँ का जन्म स्थान जहाँ है वहाँ लेखक अपनी माँ के साथ चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पिछड़ा गांव था, पिछड़ा गांव उसको कहा जाता है जहाँ पर उन्नति अधिक नहीं होती थी। तो लेखक वहाँ चले जाते थे, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते और लेखक वहाँ पर बहुत मजा करते थे। वहाँ एक छोटा सा तालाब था, उसमें नहाते थे और नहाकर जब घर आते थे तो नानी को जो भी उनकी रुचि होती थी खाना खाने की तो नानी से मांग कर खाना खाते थे और नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, क्योंकि लेखक शहर से आए हुए थे तो लेखक कुछ अलग ढंग से बातचीत किया करते थे और खाना भी कम ही खाते थे। तो लेखक की जो नानी थी उनसे बहुत प्रभावित होती थी और बहुत खुश होती थी। अपने पोतों को भी हमारे तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी और उनके जो पोते थे उनको भी उनकी नानी कहती थी कि देखो किस तरह से वह बोलने का ढंग देखो, उससे सीखो, और किस तरह वह खाने पीने में कम खाता है तो उससे सीखो। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, और जिस साल लेखक ननिहाल नहीं जा पाते थे उस समय क्या करते थे, वे तालाब पर चले जाते थे, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते थे। और लेखक बता रहे हैं कि जिस साल वे ननिहाल नहीं जाते थे तो तालाब में जाकर नहाते थे और वहां पर रेत बोलते हैं बालू को, और फिर नहाकर बालू में लेटने लगते थे। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते और ऊंचाई पर चढ़कर वे तालाब में कूद कर नहाते थे। रेत को गंदेले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते थे और उनके शरीर में जो रेत लगा हुआ होता था, बालू लगा होता था, तो उसमें जो गंदा पानी होता था तो क्या होता था, सारे बच्चे उसमें कूद कर नहाते थे तो पानी में जो मिट्टी गंदे हो जाते हैं वो पानी में मिल जाता था। तो गंदे पानी से अपने
शरीर को साफ कर लेते थे और टीले जो ऊंचाई है उसके ऊपर भाग जाते थे। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। लेखक बता रहे हैं कि पता नहीं या मैं 5-10 बार ही करता था या 15-20 बार करता था, यह भी मुझे याद नहीं है। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। और लेखक बता रहे हैं कि कई बार वे क्या करते थे, हाथ पांव हिलाकर दिखाने लगते थे दूसरे को कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें तैरने आ गया हो। तैराक बोलते हैं जिनको तैरने के लिए आता है। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। लेखक बता रहे हैं कि कुछ सबको तैरने नहीं आता था, कुछ को ही तैरना आता था और वे लोग क्या करते थे, गहरे पानी में चले जाते थे, मतलब बहुत ही गड्ढे वाला पानी जहाँ पे डूबने की भी संभावना होती है। तो वे लोग बाहर आने के लिए किसी भैंस, वहां पर भैंस सबको नहाया जाता है पानी में, तो वहां पर भैंस बैठी होती थी। तो वे लोग कहते थे कि भैंस का सींग पकड़ लो या उसका पूंछ पकड़कर बाहर आने का दूसरे बच्चे सलाह देते थे। उन्हें ढाढ़स बंधाते थे, मतलब धीरज बंधाते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। और कूदते समय क्या होता था, पानी में जब कूद कर नहाते थे तो वहां का जो गंदा पानी होता है वह मुंह में चला जाता था तो बुरी तरह वे लोग खांसने लगते थे। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। और लेखक बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे सांस रुकने लगी है, लेकिन फिर भी वे लोग हाय हाय करते किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते थे। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। अब लेखक बता रहे हैं कि ऐसा होता कि अब छुट्टियां बीतने का समय हो जाता तो ये लोग दिन गिनने लगते कि अब इतना कम दिन ही बचा है, स्कूल खुलने वाला है। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता था। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता, क्योंकि उस समय वहाँ के जो टीचर होते हैं वो बहुत सारा होमवर्क उन लोगों को देकर रखे थे। तो अब इन लोगों को डर लगता था, मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब किताब लगाने लगते। अब सारे बच्चे आपस में बातचीत करते कि जल्दी हम लोगों को सारा हिसाब किताब कर लेना है, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाली है। जैसे हिसाब किताब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी नहीं बताते और 200 सवाल उन लोगों को होमवर्क दिया करते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। अब वे लोग लगाते थे, मन में हिसाब लगाते थे कि 10 सवाल रोज अगर हम लोग बनाएंगे तो 20 दिन अभी बाकी है, 20 दिन में हम लोगों का पूरा ही मैथ बन जाएगा। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता और इस तरह धीरे धीरे ये लोग दिन गिनते रहते। लेकिन क्या होता, तब तक उनका जो है स्कूल खुलने का समय नजदीक आ जाता। एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाता। स्कूल की पिटाई यानी मारने का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। अब ये लोग आपस में ये विचार करते हैं कि एक दिन में 10 सवाल से ज्यादा अगर हम लोग 15 सवाल डेली बनाएंगे तो सारा सवाल हम लोग स्कूल खुलने से पहले बना सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती और क्या होता, समय और भी नजदीक आ जाती। दिन बहुत छोटे होने लगते, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। और बच्चे लोग खेलते खेलते सुबह से शाम कब हो जाती थी इसका इन लोगों को पता ही नहीं चलता था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप गया हो, यानी शाम होने से पहले ही लगता था कि अंधेरा हो गया है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता और डर लगने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। और लेखक के साथी में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम मैथ नहीं बना सके, अगर होमवर्क नहीं कर सके तो इससे अच्छा सस्ता सौदा तो यह होगा कि हम इस टीचर से पिटाई ही खा लें तो ज्यादा
अच्छा है। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो पिटाई का बहुत डर लगता था। उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते लेखक भी, लेकिन उन्हीं बहादुर बच्चे की तरह सोचते थे कि कोई बात नहीं, हम मास्टर जी से पिटाई ही खा लेंगे। ऐसे समय हमारे सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता, और इन बच्चों में सबसे बड़ा नेता जो होता था वह ओमा नाम का एक लड़का होता था। उसका सोच ऐसा ही होता था कि चलो कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इस मास्टर से पिटाई ही खा लेना सबसे सस्ता सौदा है। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उन जैसा कौन था। कभी भी उन जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। यहाँ पर लेखक अब ओमा के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ओमा कौन था और उनके जैसा कौन था। कभी भी उन जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाया। यानी ओमा एक अलग ही किस्म का बच्चा था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। लेखक बता रहे हैं कि उसका हर चीज सबसे अलग था। बात करने का तरीका, गालियां, मार पिटाई का ढंग और शक्ल सूरत भी जो था उसका सबसे अलग था। हांडी जितना बड़ा सर था, हांडी बोलते हैं मटके को, मटके के जैसा उसका सिर था। उसके ठिगने चार बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उसका सर कैसा था, मटके के जैसा था, और ठिगने बोलते हैं छोटे कद वाले को, ठिगने जैसा कद का था, और 4 बालिस्त मतलब बालिस्त बित्ते को बोलते हैं, तो 4 बित्ते के शरीर पर ऐसा लगता, यानी ये नाटा जैसा लड़का था, और जैसे ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। उसका शरीर ऐसा लगता था कि कोई बिल्ली के माथे पर अगर तरबूज यानी वाटरमेलन को रख दिया जाए तो ऐसा उसका शरीर देखने को लगता था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिये के बच्चे जैसा चेहरा था, और भी अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता था। उसका हर तरीका, इसलिए लेखक बता रहे हैं कि उसका हर तरीका अलग था। वह हाथ पांव से लड़ाई नहीं करता था। किसी के ऊपर अगर वार करता था, लड़ाई करता था तो सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। और लेखक बता रहे हैं कि सांड की भांति वह फुफकारता था और सिर झुकाकर किसी को कैसे मारता था, पेट या छाती पर वह अपने माथे से मार देता था। तो दुगुने तिगुने जो मोटे ताजे भी लड़के होते थे वह भी दर्द से चिल्लाने लगता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उसके वह जो सिर से टक्कर करता था, यानी सिर से अगर किसी को मारता था तो इसलिए उसका नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। यह आप लोगों के प्रश्न में भी आ सकता है। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर तो था ही। आगे लेखक बता रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। अब लेखक यहाँ स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि उनका स्कूल कैसा था। उनका स्कूल छोटे छोटे 9 कमरा था। उसमें जैसे अंग्रेजी के अक्षर एच लिखते हैं, एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। और स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। और अब लेखक बता रहे हैं कि दाईं ओर क्या था, दाईं ओर का जो कमरा था वह श्री मदन मोहन शर्मा जो हेडमास्टर जी था उनका था, जिसके दरवाजे के हमेशा एक चिक लटकी रहती थी। और स्कूल की जो प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना के समय वे क्या करते थे, बच्चों को कतारों में यानी पंक्तियों में खड़े लड़के को देखकर उनका चेहरा खिल उठता था, यानी वे खुश हो जाते थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में बांधकर उनके पीछे खड़े होते, और जितने भी टीचर्स होते थे वे लोग भी क्या करते थे, लड़कों की तरह ही कतार में यानी पंक्ति बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। यानी हेडमास्टर साहब के पीछे सारे टीचर खड़े रहते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे पीछे खड़े, यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक है, ठीक नहीं खड़ा है। तो यानी प्रीतम चंद जो पीटी के सर थे, टीचर थे, वे क्या करते थे, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का लाइन में खड़ा है या नहीं है। उनकी घुरकी या
ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले ही आखिरी लड़के का ध्यान रखते और उनकी घुरकी और टुड्डे बोलते हैं मतलब धमकी भरी डांट जो देते थे, और टुड्डों मतलब लात घूंसों से वे बार वार करते थे। कोई भी बच्चों को कड़ी डांट देते थे और लात और घूंसों से उसका सामना करते थे, यानी उसको बच्चे को मारते थे। तो सारे लड़के अपने आप ही सीधी कतार बना लेते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, और सारे बच्चे ध्यान रखते थे कि एक जैसे वे लोग खड़े रहें। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक कभी किसी ने न देखा था न सुना था। क्योंकि पीटी मास्टर जो प्रीतम चंद थे वे काफी सख्त थे, सबको मारते थे, डांटते थे, तो सारे बच्चे उनसे डरते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुंजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरफ झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते। यानी कह रहे हैं लेखक कि कोई भी लड़का अगर सिर थोड़ा भी इधर उधर कर लेता था या पांव की पिंडलियां खुजलाने लगता था तो वे क्या करते थे, बाघ की तरह झपटते थे। और बाल खींचने के मुहावरे, बाल खींचना एक मुहावरा है जो बहुत अधिक मारना, करा दंड देना, तो इस मुहावरे को वे प्रत्यक्ष करके दिखाते थे। यानी बहुत ही सख्त थे, बहुत ही मारते पीटते थे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोग किस तरह कतार में खड़े हैं। परंतु हेडमास्टर जी उसके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। अब हेडमास्टर साहब का यहाँ स्वभाव बता रहे हैं कि हेडमास्टर साहब बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे, यानी काफी अच्छे स्वभाव के थे, काफी सभ्य थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे, और हेडमास्टर साहब 5वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जैसे प्रीतम चंद हमेशा हर बच्चों का जो है हर बच्चों को मारते थे, चमड़ी उधेड़ते थे, तो यह सब गुण इनमें नहीं था। किसी भी बच्चे को आज तक लेखक नहीं सुना है कि इस तरह से कभी मारपीट किए हो। यानी चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्सैल में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते थे, और लेखक कह रहे हैं कि बहुत अधिक अगर उनको गुस्सा आता था तो वे क्या करते थे, जल्दी जल्दी अपनी आंखें को झपकाते थे। अपनी लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। और लेखक कह रहे हैं कि इनको अगर हेडमास्टर साहब जी को अगर गुस्सा आता था तो वे किसी को मारते पीटते नहीं थे, बल्कि वे क्या करते थे, जल्दी जल्दी आंखें झपकाते थे और उनकी जो हाथ की उल्टी उंगलियां होती थी उससे चपत मार देते थे, मतलब हल्की चपत मारते थे। तो कमजोर शरीर वाले भी मुंह नीचा कर लेते थे, हंसते थे, यानी किसी को उससे चोट भी नहीं लगता था। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। और लेखक कह रहे हैं कि यह चपत कैसे लगता था, जैसे कोई दुकानदार वहां पर एक था जिसका नाम था भाई भीखे, तो उसकी नमकीन पापड़ी के जैसा हम लोगों को मजेदार लगता था, जो कि पैसे के शायद 2 आ जाया करती थी। आगे लेखक बता रहे हैं कि परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि तभी भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जो सारे बच्चे वहां से खुशी खुशी स्कूल जाए। सारे बच्चे यानी कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी, यानी पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर सारे बच्चे वहां पर रोते हुए ही स्कूल जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। अब किस कारण से अच्छा लगता था, कभी कभी उनको स्कूल जाना पसंद होता था, क्योंकि तब क्या होता था, स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़वाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और
फरफराती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दोरंगा रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वहाँ लेखक को स्कूल जाना थोड़ा अच्छा भी लगता था, क्योंकि जब पैरेड होता था, स्काउटिंग होता था, तो पीटी साहब क्या करते थे, प्रीतम चंद नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़वाकर 1 2 3 कहते थे और झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और हवा में लहराती और फरफराती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दो रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। दो रंगे मतलब 2 रंग के रुमाल को लटकाए हुए वे अभ्यास किया करते थे। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। तो वे क्या कहते थे, उनको शाबाश कह देते थे और कहते थे वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1, यानी फिर से शुरू करते हैं 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसी लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। अब लेखक कह रहे हैं कि उस समय जब वे एक शाबाश देते थे तो हम लोगों के मन में इतनी खुशी आ जाती थी कि लगता था कि हम लोग मेडल पा गए हैं। तमगे बोलते हैं पदक, मेडल को। जब कोई मेडल पा जाता है बच्चे तो कितने खुश हो जाते हैं। तो एक शाबाश जब पीटी चंद्र उनको देते थे, पीटी मास्टर, तो उनको लगता था कि जैसे कोई मेडल मिल गया हो। कभी ऐसी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डों से अधिक मूल्यवान लगने लगती। और लेखक कह रहे हैं कि उनकी एक शाबाशी सभी मास्टरों की ओर से जो कॉपियों में साल भर गुड लिखा जाता था उससे भी अधिक कीमती लगने लगता था। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। और लेखक को लगता था कि पीटी साहब के डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहकर जो प्रख्याति मूल्यवान शाबाश वाली पाई है वह बहुत ही बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते हैं कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जगता है। यानी क्या होता है, सतगुरु के प्रेम से, सतगुरु बोलते हैं सतगुरु को, तो सतगुरु के प्रेम से क्या होता है, प्रेम जगता है। तो ये लेखक बोल रहे हैं कि साहब की शाबाश पढ़ाई से भी अच्छा लगता और उनकी शाबाशी जो है वह काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती और उस समय लेखक को उनके प्रति प्रेम की भावना जग जाती थी। ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। यहाँ पर लेखक यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको रोज कोई डांटता है, फटकारता है, लेकिन साल भर में भी अगर कोई एक बार शाबाश कह देता है तो वह क्या लगता है, एक चमत्कार सा हो जाता है, जीवन में एक परिवर्तन हो जाता है और बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। तो लेखक इस बात का यहाँ जिक्र किए हैं। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती, यानी साल भर अगर कोई फटकारे और एक बार शाबाशी दे तो कितना अच्छा लगता है, इस बात को लेखक इसमें जिक्र किए हैं। तो बच्चों क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों यह पार्ट 1 है, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है तो मैं पार्ट 2 भी बना रही हूँ। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जी नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।